तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और हेडिंग डाले इंट्रोडक्शन। पहले से ही पता है इंट्रोडक्शन से ना सवाल कभी आया है और ना कभी आएगा, तो इस इंट्रोडक्शन से भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन चूंकि दिया है तो पढ़ तो लेते ही हैं। यहां से लेकर के यहां तक इंट्रोडक्शन लिखा है और उसके बाद ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। वास्तव में ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, स्टेमन, माइक्रो, स्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। तो इसके पहले देखें कौन सी कहानी लिखी है, 2-3 पॉइंट इसमें भी हैं। तो एनसीईआरटी में जो सबसे पहली बात लिखी है आपको ये जरा सुन लेनी, केवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लिखा है, क्या हम लोग लकी नहीं हैं कि प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। हिंदी में प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या इस बात को सोच करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं समझेंगे। ये लिखा हुआ है। अब प्लांट के रिप्रोडक्शन से हमारे सौभाग्य का क्या लेना देना है, आप समझिए। क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल लकी हैं। अब कैसे लकी हैं ये आप समझ लीजिए। तो अगर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता, प्लांट में फ्लावर ना होते, और फ्लावर ना होते तो दुनिया में बहुत सारे काम ना होते। जैसे शादी में जयमाला किसका बनाते हैं? अब शादी में जयमाला किसका बनाते आप बताइए। तो फ्लावर बहुत जरूरी है, ये ना होता तो शादी ना होती। अगर मान लो किसी को प्रपोज भी करना था तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए। तो फ्लावर के बगैर तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। तो फ्लावर लकी, हम लोग लकी हैं कि प्लांट किससे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या बनाते हैं, फ्लावर। फ्लावर के बहुत सारे काम हैं, ये हंसी मजाक में नहीं, यहाँ सब लिखा हुआ आगे कि फ्लावर क्या क्या काम करेगा। तो फ्लावर का हम लोग यूज करते हैं, देखो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हम लोग एस्थेटिक में यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू है, ये सब किसकी है, फ्लावर की है। अगर फ्लावर ना होता तो ये सारे काम क्या हो जाते, बंद हो जाते। तो हम लोग लकी हैं कि फ्लावर के द्वारा प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और उसका हम लोग ऐसे फायदा उठाते हैं। ठीक, फिर भी क्या प्लांट ने हम लोगों की शादी के लिए फ्लावर बनाए हैं, ऐसा भी नहीं है। प्लांट अपने किसी पर्पज से बनाए होंगे। तो प्लांट के फ्लावर में क्या क्या होता है और किस रेस्पेक्ट में होता है, इससे जुड़े 2-3 क्वेश्चन हमको देखने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग सबसे पहले फ्लावर के बारे में 2-3 बातें देख लेते हैं। तो देखें क्या है। पहला सवाल यह है कि फ्लावर वास्तव में प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन फ्लावर कैसे जुड़ा होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, मार्फोलॉजी में हम लोग डिटेल में पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल ये है कि मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है और इस पर्टिकुलर प्लांट की ये स्टेम ब्रांच है जिससे कोई पर्टिकुलर फ्लावर लगा हुआ है, जिससे कोई पर्टिकुलर फ्लावर लगा हुआ है। तो स्टेम की वो ब्रांच जिससे फ्लावर लगा रहता है इसे कहते हैं पिडंकल, और वो स्टाक, ये फ्लावर स्टाक है। जिसे कहते हैं पेडीसेल। तो 2 शब्द नए मिल गए, एक शब्द है पेडीसेल
और ये एक शब्द है पिडंकल। पिडंकल क्या है? स्टेम की वो ब्रांच है जहां फ्लावर लगा है। और पेडिसेल क्या है? वो फ्लावर स्टाक है जिससे वो स्टेम की ब्रांच से अटैच है। ये पर्टिकुलर पार्ट जहां से फ्लावर के सारे हिस्से जुड़े होते हैं इसको कहते हैं थैलमस। तो थैलमस क्या है? तो कहोगे पेडिसेल की टिप है जो कि स्वेलन होती है। तो स्वेलन पार्ट ऑफ पेडिसेल या स्वेलन पार्ट ऑफ फ्लावर स्टाक भी कहो। इसी जगह फ्लावर के सारे हिस्से जुड़े होते हैं। देखें कौन कौन से हिस्से जुड़े होते हैं। तो इसी जगह सबसे सेंटर में जो हिस्सा होता है वो कुछ और होता है। उसके बाहर बाहर कोई स्ट्रक्चर होता है, उसके बाहर भी कोई स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी फ्लावर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुल 4 हिस्से हमको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो ये जो हिस्सा है कैलिक्स है, ये जो हिस्सा है कोरोला है, ये जो हिस्सा है एंड्रोसियम है, और ये जो हिस्सा है वो गाइनीसियम है। तो किसी फ्लावर में फिर हो गए 4 पार्ट। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनीसियम। इनकी डिटेल डिस्कशन हम लोग मार्फोलॉजी में करेंगे। अभी रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ये 2 बाहर के हैं और ये 2 अंदर के, आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड। इसमें से जो ये हैं ये एसेसरी हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं होता है। इनकी जिम्मेदारी है कि फ्लावर को बड स्टेज में बचाओ। कौन? कैलिक्स। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करो। कौन? कोरोला। तो इनका काम असली रिप्रोडक्शन नहीं है, इसी नाते इनको कहते हैं एसेसरी वर्ल। तो फ्लावर के कैलिक्स और कोरोला क्या है? एसेसरी वर्ल हैं। लेकिन ये दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल हैं। तो कौन से रिप्रोडक्टिव वर्ल हैं? आंसर देंगे एंड्रोसियम और गाइनेसियम। इसमें से जो एंड्रोसियम है इसी को, सॉरी, जो गाइनीसियम है इसी को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि जो एंड्रोसियम है इसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनीसियम की जो यूनिट होती है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो यूनिट होती है इसे कहते हैं पिस्टिल, या इसी का दूसरा नाम है कार्पेल। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो यूनिट होती है इसे कहते हैं स्टैमेन। तो अब देखें क्या बताया। किसी पर्टिकुलर प्लांट के किसी पर्टिकुलर स्टेम ब्रांच से फ्लावर अटैच होता है और उसी स्टेम ब्रांच को कहते हैं पेडंकल। एक क्वेश्चन। फ्लावर के स्टाक को पेडिसेल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन। थैलमस ये टिप है। टिप ऑफ पेडिसेल है और यहीं पर सब पार्ट क्या है? फ्लोरल वर्ल अटैच हैं। प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ वर्ल, जो फ्लोरल वर्ल हैं वो सब इसी जगह से अटैच हैं। हाँ, अटैच थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं लेकिन कॉमन बात यही है। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनेसियम। इसमें से कैलिक्स और कोरोला को एसेसरी वर्ल कहते हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता है। हाँ, लेकिन एंडोसियम और गाइनेसियम का डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में रोल होता है, इसी नाते इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल। इसमें से जो गाइनेसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो एंडोसियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी जो यूनिट है उसको पिस्टिल या कार्पल कहते हैं और इसकी जो यूनिट है उसको स्टैमेन कहते हैं। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके 2 क्वेश्चन और हैं। अभी हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
की बात की थी। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने सबसे पहला शब्द लिखा था स्टैमेन। ध्यान से सुनिएगा। अभी आगे हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में एक शब्द पढ़ेंगे, स्पोरोफिल। क्या शब्द पढ़ेंगे? स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल दो प्रकार की होती है, एक का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल और एक का नाम है मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोर बनते हैं। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म में आते हैं तो एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल की जगह क्या पाया जाता है? तो आंसर हम लोग क्या देंगे? स्टैमेन। स्टैमेन ना मिले तो इसी का एक पार्ट है। अच्छा, स्टैमेन को कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल और स्टैमेन का एक पार्ट है एंथर। अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और एंथर को कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम पर क्या है? एंथर है। और माइक्रोस्पोरोफिल के नाम पर क्या है? स्टेमन है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम से बनते हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जब डेवलप होता है तो बन जाता है पालन ग्रेन। और पालन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमिटोफाइट। तो तीन सवाल देखिए क्या मिले हैं। किसी पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोस्पोरोफिल के फॉर्म में क्या है, तो कहोगे स्टैमेन। माइक्रोस्पोरेंजियम के फॉर्म में क्या है? एंथर है। और मेल गेमेटोफाइट के नाम पर क्या है? पालन ग्रेन है। लेकिन अगर हम लोग फीमेल में आ जाएं, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाएं तो यहां पाया जाएगा पिस्टिल। यहां पाया जाएगा पिस्टिल। और पिस्टिल किस फॉर्म में पाया जाता है? तो पिस्टिल यहां पाया जाता है मेगा स्पोरोफिल के फॉर्म में। तो पिस्टिल के भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पिस्टिल या कार्पेल के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। और ओरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। तो इस यहां क्या मिलेगा हमको? ओव्यूल मिलेगा। और ओव्यूल को ही मानते हैं क्या? मेगा स्पोरेंजियम। इसके बाद ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनेगा क्या? मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोरेंजियम से क्या बनेगा? मेगा स्पोर। और इसी मेगा स्पोर का जब डेवलपमेंट होता है तो बनता है इम्ब्रायो। अभी सब डिटेल में आगे आपको देखने को मिलेगा, परेशान ना होइएगा। इसी इम्ब्रायो सैक को कहते हैं क्या? फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये देखिए शब्द मिल गया कौन सा? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या मिल गया? मेगास्पोरेंजियम। क्या मिल गया? मेगास्पोरोफिल। तो 6 क्वेश्चन यहां आपके सामने हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेगास्पोरोफिल के नाम पर क्या है, तो आप क्या कहोगे? पिस्टिल। मेगास्पोरेंजियम के नाम पर क्या है, तो कहोगे ओव्यूल। और फीमेल गेमेटोफाइट के नाम पर क्या है? एम्ब्रायोसाइक। अब उधर आ जाओ, माइक्रोस्पोरोफिल के नाम पर क्या है? स्टेमेन। और माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम पर क्या मिलेगा? एंथर। और मेल गेमेटोफाइट के नाम पर क्या मिलेगा? पालन ग्रेन। इतना लिखो पहले।
आगे बढ़े। लिख लिया। अब हेडिंग डालें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे बढ़े। हेडिंग डालें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हेडिंग डालें स्टेमेन। तो हमको पहले स्टेमेन के बारे में पढ़ना है, और जो डायग्राम बना रहा हूं बना लीजिए। किसी पर्टिकुलर स्टैमेन में, किसी पर्टिकुलर स्टैमेन में सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं। एक हिस्से का नाम फिलामेंट है और एक हिस्से का नाम एंथर है। फिलामेंट का सिर्फ ये स्टाक है और इसकी जिम्मेदारी है इसकी मदद से स्टैमेन अटैच हो जाए। अब कहाँ अटैच होगा, तो देखो इसका जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है वो अक्सर कहाँ से अटैच होता है, थैलमस से ही अटैच होता है। लेकिन कभी कभार ये किससे अटैच हो सकता है, पेटल से। तो अगर ये पेटल से अटैच हो गया तो इस कंडीशन के लिए कहते हैं एपीपेटलस। ये मार्फोलॉजी में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट थैलमस से अटैच हो, जैसा अक्सर होगा, लेकिन हो सकता है कि कहाँ अटैच हो जाए, ये पेटल से अटैच हो जाए। और अगर ये पेटल से अटैच हो गया तो हम इसको कहेंगे क्या, एपीपेटलस। लेकिन ये फिलामेंट का जो डिस्टल पार्ट है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है एंथर। एंथर और स्टेमेन में अंतर समझ लीजिए। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमेन, और एंथर इज ए पार्ट ऑफ,
स्टैमेन। एंथर में दिख रहा है कि दो लोब हैं, एक लोब ये है, एक ये लोब है, लोब ऑफ एंथर। एंथर में दो लोब पाए जाते हैं। कितने लोब होते हैं? दो लोब पाए जाते हैं। इसी नाते इसको कहते क्या है? बाई लोब्ड एंथर। तो एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है, क्योंकि एंथर में क्या पाए जाते हैं? दो लोब पाए जाते हैं। देखने में ये फोर साइडेड होता है। अगर एंथर को ध्यान से देखा जाए तो जैसे ये है, तो एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये फोर साइड है। तो एंथर में फोर साइड होती हैं। इसी नाते फोर साइड होती है, इसी नाते इसको कहते हैं टेट्रागोनल एंथर। तो दो क्वेश्चन मिल गए। इसमें चार साइड होती हैं, इस नाते इसको क्या कहते हो? टेट्रागोनल कहते हैं। इसमें दो लोब होते हैं, इस नाते इसको क्या कहते हैं? बाई लोब्ड होता है। अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया जाए। अगर टीएस काटेंगे तो अंदर की चीजें हमको डिटेल में देखने को मिलेंगी। तो अभी इस डायग्राम से सिर्फ इतना दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टैमेन में दो हिस्से हैं, एक का नाम फिलामेंट और एक का नाम एंथर। फिलामेंट स्टाक है जिसकी मदद से ये अटैच होता है, या तो थैलमस से या तो ये पेटल से। बस इसका जो डिस्टल पार्ट है वहां पर बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसको कहते क्या है? एंथर। लोब कितने हैं? दो। नाम क्या पड़ गया? बाई लोब्ड एंथर। देखने में ये चौकोर होता है, फोर साइडेड होती है, इसी नाते इसको कहते क्या है? टेट्रागोनल एंथर। अब इस एंथर के अंदर क्या होता है वो भी हमको देखना है, तो अगले डायग्राम में देखते हैं। बन गया है। अगर किसी पर्टिकुलर एंथर का ट्रांसवर्स छूट रहा, कोई दिक्कत, किसी एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए तो देखो कैसा डायग्राम दिखता है। तो डायग्राम की स्थिति ये होती है कि चार सैक लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एंथर के ट्रांसफर सेक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक ये एक लोब है, और यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरा लोब है। तो ये लोब ऑफ एंथर है। और ये भी क्या होगा? लोब ऑफ एंथर होगा। लेकिन दोनों लोग आपस में जुड़े होते हैं। ये वाला लोब और ये वाला लोब आपस में जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या करता है? कनेक्ट करता है बोथ लोब ऑफ एंथर। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, कनेक्ट बोथ लोब ऑफ एंथर। एक क्वेश्चन और ध्यान से अगर देखा जाए तो एक लोब ये है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक लोब, दूसरा लोब ये है। दोनों लोब के बीच में क्या है? कनेक्टिव। लेकिन अगर किसी भी लोब को ध्यान से देखोगे तो हमको एक थीका ये दिखाई पड़ेगा, एक थीका ये दिखाई पड़ेगा। तो क्या दिखाई पड़े? दो थीका इन ईच लोब। इसी नाते ध्यान से सुनिएगा, किसी एक लोब में दो थीका देखने को मिलता है, इसी को कहते हैं बाईथीकल या डाईथीकल एंथर लोब। तो बाईथीकल या डाईथीकल एंथर लोब शब्द कहां से आया? तो कहोगे प्रत्येक लोब में कितने थीका हैं? दो थीका हैं। अभी लिखो नहीं, सुन लो, बना लीजिएगा बाद में। किसी पर्टिकुलर एंथर के ट्रांसफर सेक्शन को काटोगे तो दोनों लोब आपको साफ साफ नजर आएंगे। एक क्वेश्चन।
किसी लोब को और ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा उसमें दो थीका पाए जाते हैं, इसी नाते शब्द कौन सा आ गया, डाइथीकल। अगर डाइथीकल ना मिले तो हम बाइथीकल भी कहते हैं। तो बाइथीकल या डाइथीकल शब्द कहां से आया, तो कहोगे एंथर के अंदर कितने थीका हैं किसी एक पर्टिकुलर लोब में। एक क्वेश्चन, किसी एक थीका को, किसी एक थीका को, जो ये थीका है, किसी एक थीका को एक माइक्रोस्पोरेंजियम, किसी एक थीका को एक माइक्रोस्पोरेंजियम माना जाता है। तो एक थीका को एक माइक्रोस्पोरेंजियम, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लोब में कितने थीका हैं, तो एक लोब में कितने थीका हैं, दो थीका हैं, तो कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका मतलब है कि दो माइक्रोस्पोरेंजियम, दो माइक्रोस्पोरेंजियम है किसमें, एक लोब में। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो पूरे एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हैं भाई, तो दो इधर हो जाएंगे, दो इधर भी तो होंगी, इसका मतलब चार माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे किसमें, किसी एक एंथर में। गड़बड़ी ना करिएगा, एंथर में पूछेगा तो क्या बताओगे, चार, और लोब में पूछेगा तो क्या बताओगे, दो, और एक थीका ही क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी नाते एंथर को कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द क्यों आया, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, मतलब एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसी नाते नाम क्या दे दिया, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों कहा गया, चार माइक्रोस्पोरेंजियम के चक्कर में कहा गया। बाइथीकल या डाइथीकल क्यों कहा गया, एक लोब में दो थीका होते हैं। और एंथर कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है, वो पीछे लेके आए हैं। तो एक शब्द है बाई लोब्ड एंथर, इसका मतलब दो लोब हैं एंथर में। एक शब्द है बाइथीकल एंथर लोब, इसका मतलब दो थीका हैं एक लोब में। एक शब्द है टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, इसका मतलब एक एंथर में चार माइक्रो स्पोरेंजिया, तो एक लोब में कितनी हो गई, दो माइक्रो स्पोरेंजिया। तो ये सारे शब्द आपके काम के होने चाहिए। आखिरी क्वेश्चन, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा, माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम में बनेंगे माइक्रोस्पोर। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पालन ग्रेन में। तो ध्यान से सुने, जब माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पालन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो ये स्ट्रक्चर है इसी का नाम बदल जाएगा, इसी को कहोगे पालन सैक। तो पालन सैक कोई नई चीज नहीं है, पालन सैक वास्तव में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही है। जब तक माइक्रोस्पोर बन रहे थे वो नाम क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। बन गए माइक्रोस्पोर से पालन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए, बस नाम क्या हो जाएगा, पालन सैक। यहाँ क्या है, तो यहाँ स्टोर हैं क्या, तो आंसर देंगे पालन ग्रेन। और यहीं से फिर क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे पालन ग्रेन। और पालन ग्रेन कैसे रिलीज होते हैं, तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर जब रप्चर करेगा, एंथर जब रप्चर करेगा तभी तो उसके अंदर के पालन ग्रेन बाहर निकल के आएंगे। तो उसी शब्द के लिए यहाँ स्पेशल शब्द कौन सा है, डेहिसेंस। तो डेहिसेंस का मतलब होता है एंथर का रप्चर होना और उसके अंदर से क्या निकल जाना, पालन ग्रेन। ये तो बाद की बात है, अभी केवल मोटे मोटे 5 शब्द मैंने बताए। एक शब्द है बाइलोब्ड एंथर, इसका मतलब एंथर में दो लोब है। एक शब्द होता है बाइथीकल या डाइथीकल एंथर लोब, इसका मतलब एक लोब में दो थीका है।
फिर मैंने बताया टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर, इसका मतलब एक एंथर में 4 माइक्रो स्पोरेंजिया हैं। और फिर बताया है टेट्रागोनल एंथर, टेट्रागोनल एंथर पीछे बता के आए हैं। टेट्रागोनल एंथर क्या था, 4 साइड का था। अब एक एक्सेप्शन है यहां पर, एक एक्सेप्शन है मालवेसी। मालवेसी फैमिली में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एंथर बाइलोब्ड होता है, लेकिन एंथर का जो एक लोब है उसमें एक ही थीका होता है। ये अंतर दिखाई पड़ गया। होना क्या चाहिए था, एक लोब में 2 थीका होना चाहिए था, जबकि एक लोब में क्या है, एक थीका है। इसी नाते इसको कहते हैं मोनोथीकल एंथर लोब। मोनोथीकल एंथर लोब किसमें है, आंसर क्या देंगे, मालवेसी। अब एक थीका एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बराबर होता है, तो जरा बताओ इसके एंथर में कुल कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। भाई 2 लोब होंगे और हर एक लोब में एक थीका होगी, तो हर एक लोब में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगी। इसका मतलब कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, 2 ही होंगी। इसका मतलब इसका जो एंथर होगा वो बाई स्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट एंथर। ये देखिए मिल गया। ये 2 स्पेशल सवाल किसके हैं, मालवेसी। मालवेसी का एंथर, मालवेसी फैमिली में कौन आता है, गुड़हल, चाइना रोज इसी का मेंबर है। तो जो चाइना रोज या गुड़हल या मालवेसी फैमिली में अगर हम देखेंगे तो एंथर बाइलोब्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंथर के एक लोब में एक ही थीका मिलेगा, तो क्या कहोगे, मोनोथीकल एंथर लोब। और एक थीका एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बराबर है, इसका मतलब, इसका मतलब 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बाई स्पोरेंजिएट एंथर। लिख लो।
पढ़ाएं इसको। ये लिख लो। आगे बढ़े। हो गया था? नहीं हुआ था? बहुत टाइम लग रहा है लिखने में भाई, थोड़ा जल्दी लिखो। तो चले एनसीईआरटी में पढ़े, यहां से वास्तव में ये चैप्टर स्टार्ट होता है। टू पार्ट ऑफ स्टेमेन, एक का नाम क्या है? फिलामेंट, और एक का नाम क्या है? एंथर। फिलामेंट कैसा है? स्टाक। जबकि एंथर कैसा है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। किसी पर्टिकुलर फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कहां से अटैच है, या कहां से अटैच है? पेटल। हाँ, ये एक पॉइंट है। किसी पर्टिकुलर प्लांट में कितने स्टेमेन होंगे और स्टेमेन की लंबाई कितनी होगी, ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती। तो लिखा हुआ है नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमेन क्या है? वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। फिर यहां से यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं, फर्जी कहानी लिखी है कि आप पार्क जाओ, वहां से ढेर सारे फ्लावर लेके आओ और सबके स्टेमेन निकालो, फिर सबको स्लाइड पे रखो और फिर सबकी लंबाई नापो, सिलेक्शन ले कि लंबाई नापे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। किसी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर को देखेंगे तो कैसा होता है? तो आंसर देंगे बाई लोब्ड होता है। और ईच लोब में क्या होते हैं? दो थीका होते हैं, इसी नाते इसको कहते क्या हो? डाई थीकस। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप लेंथ वाइज होते हैं, जो एक थीका को दूसरी थीका से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। बहुत प्रकार के टिश्यू को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया क्या देखो? ट्रांसवर्स सेक्शन देखो। ये देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि बाई लोब्ड नेचर ऑफ एंथर, बहुत साफ साफ देखना चाहते हो तो क्या देखो? ट्रांसवर्स सेक्शन देखो। एंथर में कितने साइड हैं? चार। तो क्या कहोगे? टेट्रागोनल। किसी एक एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया? चार। और चार माइक्रो में से स्पोरेंजिया में से दो कहाँ हैं? किसी एक लोब में है। समय बदलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाएंगी किसमें? पालन सैक। और पालन सैक क्या है? ये एक्सटेंड होते हैं लंबाई में, यहां से यहां तक सैक बना होगा। लॉन्गिट्यूडनी थ्रो लेंथ ऑफ एंथर, और यहाँ पैक्ड होंगे क्या? तो आंसर क्या देंगे? पालन ग्रेन। हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो डायग्राम बना रहा हूं वो डायग्राम बना लें। जो डायग्राम बना रहा हूं वो डायग्राम बना लें।
बतिया क्यों रहे हो?
बन गया। शुरू करें। सही नाम लिखिएगा। येलो कलर की जो सेल है वो एपिडर्मिस, फिर व्हाइट कलर की जो लाइन है वो एंडोथीसियम, फिर ग्रीन कलर की जो सेल है वो मिडिल लेयर, फिर ब्लू कलर की जो सेल है वो टेपिटम, फिर येलो कलर की जो सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। बताओ भाई। डन। क्या? हाँ, डेवलपिंग पालन ग्रेन। अच्छा, डेवलपिंग एंथर लिखा है। चलो। शुरू करें। अगर इस स्पीड से पढ़ोगे तो 5 मई के बाद सिलेबस खत्म होगा, है ना। एग्जाम दे के लौटना, तब थोड़ा बहुत पढ़ लेना, है ना। डेट आ चुकी है, सही है कि गलत है? तो डेट तो पहले से ही पता था 5 मई है। कौन सा, अगर कोई नई डेट दिए होते, अप्रैल में कोई डेट दे देते या मार्च में दे देते, हैं। भाई मई के पहले हफ्ते में ही एग्जाम होता है, इसमें कोई शक है नहीं। पहला जो संडे पड़ता है उसी में हो जाता है। हम लोग जब तैयारी करते थे तब भी यही हाल था, अभी भी वही हाल है। बीच में कोविड आ गया था तो इधर उधर सब डिस्टर्ब हो गया था। तो डेट तो घोषित है, 25 की बता सकते हो, 26 की बता सकते हो, 27 की नीट कब होगी बता सकते हो। तो 5 मई कोई एक स्पेशल डेट नहीं आई है। हाँ, अप्रैल की कोई डेट देते या मार्च की कोई डेट देते तो ठीक रहता है। और क्या, जितनी जल्दी एग्जाम होती जल्दी सिलेक्शन होगा, और जितना देर में एग्जाम होता देर में सिलेक्शन। शुरू करें। देखें। शुरू करें। अगर किसी एंथर को ट्रांसफर सेक्शन में देखे होंगे, अभी डायग्राम हम लोग बनाए थे, एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में
हमको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिले थे। किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम की यहाँ बात की गई है। तो किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को ध्यान से देखोगे तो लगभग लगभग गोल होती है, लगभग लगभग सर्कुलर इन आउटलाइन होती है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ये इतनी मोटी इसकी दीवार होती है, भाई ये क्या होगी? वाल होगी, और ये उसके अंदर का स्पेस होगा। तो अगर वाल की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल में कुल 4 लेयर पाई जाती है। कौन कौन से? तो एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है एंडोथीसियम, एक होती है मिडिल लेयर, एक होती है टेपिटम। बाहर से अंदर या अंदर से बाहर अगर आपसे सीक्वेंस पूछेगा तो बताओगे एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, टेपिटम है। बाहर से अंदर, और अंदर से पूछे तो टेपिटम है, मिडिल लेयर है, एंडोथीसियम है, और क्या कहोगे? एपिडर्मिस। ये तो सीक्वेंस हो गया। ये जो 4 लेयर पाई जाती हैं, इसमें से बाहर की जो 3 लेयर हैं, मतलब कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन की, कि बाहर से कोई इंजरी एंथर में ना होने पावे या माइक्रोस्पोरेंजियम में इंजरी ना हो। तो प्रोटेक्शन की, सूखने से, इन सब से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर की। लेकिन एक जिम्मेदारी और दे दी गई है, ये हेल्प करती है किसमें? तो आंसर देंगे डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस क्या होता है? तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है, पालिन ग्रेन बन जाते हैं, तब एंथर रप्चर करता है और उसके अंदर के पालिन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो पालिन ग्रेन के रिलीज होने के लिए एंथर का डेहिसेंस होता है, और डेहिसेंस में कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती हैं? तो आंसर देंगे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। लेकिन अगर कहीं एग्जामिनर तीनों दे करके चूज करवा ले कि डेहिसेंस कौन करता है, तो ध्यान से सुनिएगा, डेहिसेंस में जो मेन लेयर है वो एंडोथीसियम है। ये जो एंडोथीसियम लेयर होती है, इसकी एक खास बात होती है, इसके अंदर एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक बैंड। तो एंडोथीसियम में, अभी लिखिएगा नहीं, एंडोथीसियम में बनते हैं हाइग्रोस्कोपिक बैंड, और हाइग्रोस्कोपिक बैंड की आदत होती है कि ये एब्जॉर्ब कर लेंगे क्या? मॉइस्चर या वाटर। अब जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसमें स्वेलिंग होगी, और अगर अंदर की लेयर में स्वेलिंग होगी तो फिर बाहर की लेयर क्या कर जाएंगे? फट जाएंगे। तो अगर एंथर का रप्चर होना है तो क्या करो? अंदर की लेयर में स्वेलिंग करो, और स्पेशली किस लेयर में? एंडोथीसियम। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि डेहिसेंस में कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, तो आप आराम से बताओगे कि डेहिसेंस में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर कहीं चूज करवा लेगा तो क्या बताओगे? एंडोथीसियम। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या बनता है? हाइग्रोस्कोपिक बैंड बनता है। एक क्वेश्चन तो स्पेशल ये हो गया। वापस देखते हैं। दूसरा सवाल ये है कि 4 लेयर में से सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? टेपिटम। इसका काम अलग है, इसकी जिम्मेदारी है न्यूट्रिशन दो या नरिशमेंट दो, क्या? बनते हुए पालन ग्रेन। तो जो पालन ग्रेन बन रहे हैं, डेवलपिंग पालन ग्रेन है, उनको न्यूट्रिशन कौन देगा? टेपिटम। अब सवाल है, इसके पास न्यूट्रिशन कहां से आ गया? तो होता क्या है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, और इसी डेंस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, वही किसको मिल जाएंगे? डेवलपिंग पालन ग्रेन। एक और काम देखिए, यहाँ पाए जाते हैं एक से ज्यादा न्यूक्लियस। डायग्राम को ध्यान से देखें तो मैंने ऐसे के अंदर यहाँ 2 डाट रख रखे हैं, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक से ज्यादा अगर 2 होंगे तो क्या कहोगे? बाई न्यूक्लिएट, और अगर 2 से ज्यादा होंगे तो क्या कहोगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो जाते हैं, तो आप बताइए। तो जब कभी कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या ना हो? साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या हो जाएगा? बाई न्यूक्लिएटेड। एक बार और कर लो तो 4 न्यूक्लियस, एक बार और कर लो तो 8 न्यूक्लियस, मतलब क्या हो जाओगे? मल्टी न्यूक्लिएट। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का इसमें मैंने बता दिया, यही बनती है यूबिस बॉडी। अभी आगे पढ़ेंगे पालन ग्रेन, और पालन ग्रेन में पढ़ेंगे इग्जाइन और इंटाइन, और इग्जाइन में पढ़ेंगे स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन
का जो डिपोजिशन होता है उसके लिए क्या बनना जरूरी है, यूबिस बॉडी। तो यूबिस बॉडी किस में बनती है, तो आंसर क्या देंगे, टेपिटम में बनती है। तो टेपिटम के 5 सवाल हैं। पहला, ये इनर मोस्ट लेयर है, यही वो लेयर है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या देता है, नरिशमेंट देता है। ये लेयर में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। हाँ, कैसे, या तो बाई न्यूक्लिएटेड या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्यों हो, क्या हो गया, मैंने बताया कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई है, और इसमें पाई जाती है यूबिस बॉडी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है। एक क्वेश्चन ये है कि जब एंथर यंग होता है, जब एंथर यंग होता है, यंग एंथर, तो उसमें भी माइक्रोस्पोरेंजिया तो बन रही होंगी। तो यंग एंथर की जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यंग एंथर की जो माइक्रोस्पोरेंजियम, ये मान लेते हैं यंग एंथर की माइक्रोस्पोरेंजियम है, और उसका जो सेंटर है, यंग एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर है, वहां स्पेशल सेल पाई जाती हैं। देखते हैं। यंग एंथर की माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कंपैक्टली अरेंज्ड सेल पाई जाती हैं, कंपैक्टली अरेंज सेल पाई जाती हैं, और इन सेल को कहते हैं होमोजीनस सेल। कौन सी सेल है, होमोजीनस सेल। और यहां जो ये सेल दिख रही हैं, यही क्या है, होमोजीनस सेल। और जो टिश्यू बना है इसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो दो अच्छे शब्द यहां मिल गए हैं। किसी भी एंथर की अगर हम बात करें, तो जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पर कंपैक्टली अरेंज सेल पाई जाती है, नाम होमोजीनस सेल, और उससे जो टिश्यू बना उसका नाम स्पोरोजीनस टिश्यू। इस होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू की जो होमोजीनस सेल हैं, इसमें से किसी भी सेल, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से किसी भी सेल के अंदर ये पावर है कि वो बना सकती है माइक्रोस्पोर। स्पोरोजीनस टिश्यू की वो सेल, फिर से सुनते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू की वो सेल जो माइक्रोस्पोर बनाएगी, उसी सेल का नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पर हमको क्या मिलेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या क्या मिलेंगी, पालन मदर सेल। ये कौन सी सेल हैं, ये वास्तव में स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल हैं, जिन्होंने तय किया है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, और बनाएंगे क्या, माइक्रोस्पोर। कितने, 4। नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ध्यान से सुनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर का टिश्यू स्पोरोजीनस टिश्यू, सेल होमोजीनस सेल। होमोजीनस सेल में से कोई भी सेल, किसी भी सेल के पास ये पोटेंशियल है कि वो अपना नाम बदल के क्या रख ले, माइक्रो। नाम बदल के रखने का मतलब वो ये तय करे कि हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। तो जो मियोसिस करेगी वो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर जो बनाएगी उसका नाम क्या रखोगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। चूंकि बाद में माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएंगे, पालन ग्रेन, इसी नाते इनका नाम क्या रखोगे, पालन मदर सेल। अब आपको बताना है कि माइक्रोस्पोर एन होंगे कि 2n होंगे। माइक्रोस्पोर तो n होंगे, लेकिन बनाने वाली सेल क्या होगी, 2n। तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, आंसर देंगे ये डिप्लॉइड होगी। पालन मदर सेल हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, तो भी आंसर क्या देंगे, ये भी क्या होगी, डिप्लॉइड। लेकिन जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो, और माइक्रोस्पोर कौन सी सेल बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और वो सेल कौन सी है वास्तव में, वो वास्तव में कौन सी सेल है, होमोजीनस सेल। किस टिश्यू की, स्पोरोजीनस टिश्यू। कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है,
तो कहोगे एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर की तरफ, बाहर बाहर तो वाल है, वाल में जो कुछ है उसकी कहानी अलग है। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, एपिडर्मिस की जो सेल होंगी वो एन होंगी कि 2n? एपिडर्मिस की सेल, तो भैया एपिडर्मिस की सेल क्या होंगी? 2n। एंडोथीसियम 2n, मिडिल लेयर 2n, और टेपिटम, टेपिटम, अब ध्यान से सुनिए, अगर एक न्यूक्लियस मानोगे, एक न्यूक्लियस मानोगे तो हम क्या कहेंगे? 2n, लेकिन दूसरा न्यूक्लियस भी तो है और उसमें भी 2n है तो 4n, और फिर 4 न्यूक्लियस तो 8n। इसका मतलब 2n के बाद फिर क्या देखने को मिलेगा? 4n, फिर यह क्या मिलेगा? 8n। इस डॉट 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 कह सकते हो। तो ये बताओ हेप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है कि पॉलीप्लॉइड होती है? तो आंसर क्या देंगे? पॉलीप्लॉइड। कौन सी सेल है ये? टेपिटम। टेपिटम में अगर एक न्यूक्लियस होता तो डिप्लॉइड होती, लेकिन चूंकि 2 न्यूक्लियस तो सीधे सीधे टेट्राप्लॉइड हो गया, और 4 न्यूक्लियस तो ऑक्टाप्लॉइड। तो अगर दोष ज्यादा हो रहे हैं तो क्या कहोगे? पॉलीप्लॉइड। तो कौन कौन सी सेल डिप्लॉइड हैं? कौन कौन सी है? एपिडर्मिस डिप्लॉइड, एंडोथीसियम डिप्लॉइड, मिडिल लेयर डिप्लॉइड, हाँ टेपिटम पॉलीप्लॉइड हो जाएगा क्योंकि वहां मोर देन 1 न्यूक्लियस हो जाएंगे। और उसके बाद स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, और स्पोर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर क्या होंगे? हेप्लॉइड होंगे। तो बाकी सब डिप्लॉइड, ये पॉलीप्लॉइड, और ये क्या हो गए? हेप्लॉइड। जहां जहां बढ़ाया बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा लीजिए और ये भी बढ़ा लीजिए। ऐसे ऐसे तो डाट नहीं रख दिए थे, जहां मन तहां डाट रख दिए, जहां पेन गिरा वहां डाट है। एपिडर्मिस में एक एक न्यूक्लियस, एंडोथीसियम में एक एक न्यूक्लियस, मिडिल लेयर में एक एक न्यूक्लियस, लेकिन टेपिटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस। अब ज्यादा कितने? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो क्या कहोगे? बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड? क्या हो गया है? कल से माइक बहुत परेशान। अभी कुछ देखते हैं, इसका हल निकालते हैं। लग रहा माइक चाह रहा है कि क्लास रिकॉर्ड ना हो, है ना, रिकॉर्ड किया जाए। आगे बढ़ें। यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किसी माइक्रोस्पोरेंजियम की किसी भी स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल में ये पावर है कि वो क्या हो सकती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कोई भी सेल बिहेव करने लगेगी एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो तुरंत क्या बनने लगेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। कैसे? माइटोसिस से कि मियोसिस से? मियोसिस से। तो जब मियोसिस होती है तो 4 सेल बनती है ना, तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4। और चारों इकट्ठा रहेंगे तो क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। आगे बढ़े। सेल का नाम क्या है? होमोजीनस। और टिश्यू का नाम क्या है? स्पोरोजीनस। चलो एनसीईआरटी खोलो। लिख गया था, अभी फिर लिख लेना। देखो लिखा है कि अगर हम टीएस देखेंगे, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये लगभग लगभग क्या होगी? सर्कुलर होगी। इसमें कितनी वाल हैं? 4। कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। बाहर की 3 दीवारें, तो बाहर की 3 कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, परफॉर्म फंक्शन ऑफ
तो सूखने ना पाए या कोई और इंजरी ना होने पाए, लेकिन हेल्प करेंगे किसमें, डेहिसेंस ऑफ एंथर, और उसका फायदा क्या होगा, रिलीज। लेकिन डेहिसेंस में मेन काम किसका है, तो मेन काम एंडोथीसियम का है। इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, टेपिटम है। ये क्या करती है, नरिश करती है किसको, डेवलपिंग पालन ग्रेन। हाँ, टेपिटम की जो सेल हैं उसमें क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म, और है मोर देन वन न्यूक्लियस। कैन यू थिंक हाउ टेपिटल सेल बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, तो क्या बताओगे, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस। फिर कहता जब एंथर क्या था, यंग था, तब ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड कौन सी सेल, होमोजीनस सेल का टिश्यू कौन सा, होमोजीनस टिश्यू, अकुपाई कहां, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हेडिंग डालें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। शुरू करें, कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। हेडिंग क्या, नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, नाम ही बता रहा है। जेनेसिस का मतलब बनाना, और माइक्रोस्पोर का मतलब माइक्रोस्पोर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या बनाया जाए, माइक्रोस्पोर बनाया जाए, उसका नाम क्या रखोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो वास्तव में क्या है ये, तो कहोगे माइक्रो स्पोर फॉर्मेशन है। अब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, तो कहोगे बाई रिडक्शन डिवीजन, या क्या कहोगे, या क्या कहोगे, मियोसिस। और किस सेल में, तो कहां, तो आप आंसर दोगे माइक्रो स्पोर मदर सेल, या क्या कहोगे, इन्हीं का नाम पालेन मदर सेल। पालेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉयड। और इससे बनेंगे क्या, तो पहले से ही पता है क्या बनेंगे, 4 माइक्रो स्पोर बनेंगे। बस खास बात देखिए, मान लेते हैं कि एक माइक्रोस्पोर ये है, दूसरा माइक्रोस्पोर ये है, तीसरा माइक्रोस्पोर ये है, चौथा माइक्रोस्पोर ये है। ये चारों माइक्रोस्पोर एक साथ बंधे रहते हैं, ये चारों माइक्रोस्पोर एक साथ बंधे रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं। तो जो टोटल स्ट्रक्चर ये बनता है इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। चारों जुड़े हैं तो नाम क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब तक जुड़े रहेंगे तब तक नाम माइक्रोस्पोर रहेगा या माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे ही ये अलग हो जाएं, जैसे ये डेवलप होंगे वैसे ये एक अलग हो जाएगा, ये एक अलग हो जाएगा, ये एक अलग हो जाएगा, ये एक अलग हो जाएगा। अलग होते ही इनका नाम क्या हो जाएगा, पालन ग्रेन। तो देखिए पालन ग्रेन कहो और चाहे क्या कहो, माइक्रोस्पोर चीज एक ही है, बस फर्क ये है कि माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाते हैं, पालन ग्रेन। माइक्रोस्पोर एन होंगे कि 2n एन, तो पालन ग्रेन एन होंगे कि 2n एन, हेप्लॉइड होंगे, लेकिन बनाने वाली सेल डिप्लॉइड होगी। किस चीज के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, किस चीज के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसका नाम है कैलोज। क्या नाम है, कैलोज। चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहेंगे किस चीज से, आंसर देंगे कैलोज फॉर्मेशन। तो मोटा मोटा बेसिक आइडिया तो ये हो गया कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बने उसका नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता क्या है, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस किसमें होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालन मदर सेल, जो कि होती क्या है, डिप्लॉयड। और इसी नाते हेप्लॉयड क्या बनता है, माइक्रोस्पोर।
चार बने, चारों एक साथ हैं, किसके नाते? कैलोज के नाते। इस नाते नाम क्या पड़ गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। हाँ, जब डेवलप हुए तो ये अलग हो गए और नाम क्या हो गया? पालन ग्रेन। एक क्वेश्चन और, कौन सी सेल है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है? तो अभी पढ़ाया है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बताया है? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल हैं, उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो क्या बना लें? माइक्रोस्पोर मदर सेल। एनसीईआरटी में लिखा है आल सेल, सभी सेल के पास ये पोटेंशियल है कि वो क्या बना सकती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सकते। मान लेते हैं कि ये कोई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जो कि होगी क्या? डिप्लॉयड होगी। चलिए डिवीजन करते हैं। तो पहले करते हैं कैरियोकाइनेसिस 1 और बना लेंगे दो न्यूक्लियस, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब नियम तो ये है, अभी लिखो नहीं, सुन लो। नियम ये है कि कैरियोकाइनेसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कैरियोकाइनेसिस कर लिए, कैरियोकाइनेसिस 2 कर लिए। तो अब न्यूक्लियस बताओ कितने हो जाएंगे? अब न्यूक्लियस हो जाएंगे 4। और उसके बाद करेंगे साइटोकाइनेसिस। अब जब साइटोकाइनेसिस करेंगे तो 4 सेल बनेंगे, लेकिन देखो कैसे बनती हैं। कितनी दिख रही हैं? 3 दिख रही। चौथी कहां गई? चौथी इसके पीछे है। ये टेट्राड है और इस टेट्राड को कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। और ये पहचान है किसकी? डाइकाट। तो डाइकाट एंजियोस्पर्म में कौन सा टेट्राहेड्रल, कौन सा टेट्राड बनेगा? तो आंसर क्या देंगे? टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि दोनों कैरियोकाइनेसिस इकट्ठा किए, फिर क्या किए? साइटोकाइनेसिस। लेकिन मोनोकाट में आते हैं, देखते हैं। मोनोकाट में मान लेते हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या है? डिप्लॉयड है। इसने पहले किया कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 से कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2 न्यूक्लियस। फिर तुरंत करेंगे साइटोकाइनेसिस 1, तो कितनी सेल हो जाएंगे? तो कितनी सेल हो जाएंगे? 2 सेल। फिर करेंगे कैरियोकाइनेसिस 2, तो कैरियोकाइनेसिस 2 करेंगे तो 2 न्यूक्लियस यहां और 2 न्यूक्लियस यहां होंगे। फिर करेंगे साइटोकाइनेसिस 2, और अगर साइटोकाइनेसिस 2 करेंगे तो कितनी सेल हो जाएंगे? यहाँ चारों बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, ध्यान से देखें। यहाँ अगल बगल है, इसी नाते इसका नाम आइसोबाइलेटरल। क्या नाम है? आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ये किस में पाया जाता है? तो आंसर देंगे मोनोकाट में। तो मोनोकाट की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डाइकाट की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या अंतर है? तो कहोगे मोनोकाट में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होती है, जबकि डाइकाट में कैरियोकाइनेसिस पहले कर लेंगे, साइटोकाइनेसिस बाद में करेंगे। तो दोनों में माइक्रोस्पोर का टेट्राड है, दोनों में माइक्रोस्पोर का क्या बना है? टेट्राड बना है। लेकिन माइक्रोस्पोर का टेट्राड डाइकाट का और मोनोकाट का क्या है? अलग है। डाइकाट का टेट्राहेड्रल है और मोनोकाट का आइसोबाइलेटरल है। और कौन सी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी? तो कहोगे स्पोरोजिनस टिश्यू की कोई भी सेल क्या कर सकती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल के तरीके से बिहेव कर सकती है। बनाओ, इससे पीछे भी कुछ है। हाँ, ये है पहले।
चले एनसीईआरटी ओपन करें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या लिखा हुआ है? जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, कहाँ की सेल? स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल, वो किस में जाएंगी? मियोटिक डिवीजन। और क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये तो जनरल बात है, स्पोरोजिनस सेल मियोसिस में जाएंगी, लेकिन जो सेल मियोसिस में जाएगी उसका नाम बदल जाएगा। व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ सेल इन द टेट्राड? तो टेट्राड में बताओ क्या होगा? अरे तो चाहे 4 हो चाहे 16, उससे क्या मतलब है? किसी एक सेल की पोलैरिटी क्या होगी? एन ही होगी, हैप्लॉइड। यहाँ डायग्राम देख लीजिए, तो कोई मतलब नहीं। लिखा है एज, एज यहां क्या लिखा बेटा? ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ये योग्यता है कि क्या बना सकते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकते हैं, सभी के पास ये योग्यता है। फिर देखो लिखा है ईच वन हैज ए पोटेंशियल ऑफ क्या? पालन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। कोई भी सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरीके से बिहेव कर सकती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, कहां से? पालन मदर सेल से। किसके द्वारा? मियोसिस। नाम क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो बनेंगे वो अरेंज होंगे किसमें? क्लस्टर में। और एक क्लस्टर में कितनी सेल? 4 सेल। तो नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे ही एंथर मैच्योर करेगा और थोड़ा एंथर डिहाइड्रेट करेगा, वैसे ही माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? और जैसे डिसोसिएट होंगे वो डेवलप क्या बना लेंगे? पालन ग्रेन। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, किसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों क्या होंगे? क्या? माइक्रोस्पोर, या माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम पालन ग्रेन बनेंगे। बाद में ये रिलीज हो जाएंगे किस प्रोसेस से? डेहिसेंस ऑफ एंथर। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, तो वैसे पढ़ना तो आज तक आज इतना ही है, फिर भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए हाउ मेनी मियोसिस, हाउ मेनी मियोसिस रिक्वायर, हाउ मेनी मियोसिस रिक्वायर टू प्रोड्यूस 101, 101 पालन ग्रेन? हाउ मेनी मियोसिस रिक्वायर टू प्रोड्यूस 101 पालन ग्रेन? कैसे निकालोगे? तो देखे कैसे निकालेंगे। अभी देखा है कि एक रिडक्शन डिवीजन अगर करते हो तो 4 पालन ग्रेन बन जाती हैं, हाँ या ना? तो ऐसे कहेंगे 4 पालन ग्रेन के लिए एक रिडक्शन डिवीजन, हाँ या ना? तो एक पालन ग्रेन के लिए 1/4 रिडक्शन डिवीजन, तो n पालन ग्रेन के लिए n/4 रिडक्शन डिवीजन, यही निकला। तो कितने पालन ग्रेन दिए हैं? 101 पालन ग्रेन का पूछा है, तो क्या बताओगे? 101/4 रिडक्शन डिवीजन। अब भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 25 पॉइंट, कितना आएगा? 25 पॉइंट है 25.25। ये आंसर दोगे तो हो जाएगा गलत। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम केवल 25 रिडक्शन डिवीजन करेंगे तो 100 बनेंगे, तो हमको 26वां करना पड़ेगा। तो हम 26वां करेंगे तो 101 भी बनेगा। तो देखिए जो 26 डिवीजन होगा उस डिवीजन से 101वां भी बनेगा, उसी से 102 वाला भी बनेगा, उसी से 103 वाला बनेगा, और उसी से 104 वाला। तो आंसर फिर क्या दोगे? तो कहोगे 26 डिवीजन।
लिख लीजिए। और आज इतना ही।